दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 29 अगस्त को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो इसलिए हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो हमारा स्पेशल प्रश्न बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाते जाऊंगा। ओके, तो अगर तैयार कर लेते हैं तो पूरा जो आपका पेपर रहेगा इसी क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन आपके रखे मिलेंगे। ओके, और एज इट इज क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो अब जितना सिलेबस में आपके अभी अध्याय हैं उनके सभी वस्तुनिष्ठ और क्वेश्चन आंसर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। सिलेबस आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो पहली पुस्तक है, ओके, पहली पुस्तक में आपकी अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा अध्याय है आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण, फिर तीसरा अध्याय हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो पहली पुस्तक से आपके लगातार 3 अध्याय आएंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी पुस्तक है उससे हमारा पहला अध्याय विकास नीतियां और अनुभव और अध्याय दूसरा आर्थिक सुधार आने वाला है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। क्रम से पहले हम वस्तुनिष्ठ कवर करने वाले हैं। पहला अध्याय हमारा सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र का परिचय से हम वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। और दोस्तों आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपकी तरफ से पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बस केवल आपको क्या वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को देखते ही देखते सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्या तैयार करते जाना है। तो देख लेते। सही विकल्प पहला है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप हैं, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हम क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। जब आप वस्तुओं को स्वयं लाभ के लिए बेचते हैं, मतलब हम अपने स्वयं लाभ के लिए बेचते हैं, बेच रहे हैं यानी हम विक्रेता हो गए। ओके, नेक्स्ट है वस्तुओं के उत्पादन कौन करता है, तो वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है, उत्पादक करता है। जब आप कोई नौकरी करते हैं तो तब आप कहलाते हैं, तब हम क्या कहलाते हैं, कर्मचारी कहलाते हैं। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है कि असीमित आवश्यकताओं से आर्थिक संबंधित आर्थिक गतिविधियां, दूसरा हमारा सीमित संसाधनों से संबंधित गतिविधियां। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो कौन सी इसमें से आर्थिक क्रिया है, तो इसमें से राइट आंसर है इनमें से सभी, उपभोग, वितरण, उत्पादन, ये सभी आर्थिक क्रिया हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेरा दोस्त अतुल एक गायक है, कि 2 क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं, इसकी 2 क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं। जैसे पहला उसकी क्रियाकलाप क्या है कि सुबह गायन के लिए मंच के लिए एक कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त किए। दूसरा है शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी के जन्मदिन घर पर बनाया और उसके लिए गाना गाया। तो अब ऊपर जो है कथन दिए हैं, वैसे हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर का। क्यों? क्योंकि क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया है, दूसरी अनार्थिक क्रिया है। मतलब जब उसने किसी मंच में गाना गाने गया, ओके, अतुल, तो उसने 10,000 रुपये लिए। ओके, तो इसकी आर्थिक क्रिया थी। कोई गायक है मंच में जाते हैं तो उसके लिए पैसे लेते हैं, तो उसकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वही गाना अपने घर में गा रहे हैं तो क्या है, अपने घर में गा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए गाना गा रहा है, तो फिर वो आपकी गैर आर्थिक क्रिया में जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है, तो गैर आर्थिक क्रिया आपको बताना नहीं है, तो इसमें से कौन से आपका होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवा की क्या है, गैर आर्थिक क्रिया, यानी ये आर्थिक क्रिया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोविड-19 में संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 10,000 तक वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपरोक्त दोनों, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो जाएगा। ओके, फिर किस नाम की पूर्ति आ जाता है, हमारी इच्छाएं डेडस होती हैं, तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असीमित होती है। डेडनेस सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं, अब इसमें 2 आंसर आप लिख सकते हैं, आवश्यकताएं लिख सकते हैं या फिर अभाव, ये दोनों ही क्या आर्थिक क्रिया की जड़ है। ओके, नेक्स्ट है, उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वह डेडनेस होते हैं, तो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उत्पादों के पास जो भी साधन होते हैं वो संसाधन होते सीमित होते हैं। संसाधन डेडनेस प्रयोग वाले होते हैं, तो संसाधन दोस्तों हमारे वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। तो राइट आंसर है वैकल्पिक प्रयोग। नेक्स्ट, उत्पादन, उपभोग, वितरण डेडनेस क्रियाकलाप हैं, तो ये हमारे क्या हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं। सांख्यिकी नीति निर्माण में डेडनेस है, तो ये हमारे क्या सहायक है। कंप्लीट हो जाते हैं रेगिस्तान। आगे देख लेते हैं। अब आ जाए दोस्तों हमारे सत्ता देख लेते हैं। पहला, उपभोक्ता निश्चित आय और कीमत के आधार पर वस्तुएं खरीदता है, तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा, सही है।
उत्पादक बाजार के लिए उत्पादन करता है, ये भी दोस्तों आपका सही है, सत्य हो जाएगा। मजदूरी ब्याज लाभ को वितरित करना वितरण है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आर्थिक क्रियाएं आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करती हैं, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका सत्य है। ओके, चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों से सरोकार कर रखती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, असत्य है। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य हैं, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक है, तो ये सत्य है आपका। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। पहले है आवश्यकताएं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या है, असीमित हैं। संतुष्टि के साधन, तो संतुष्टि के साधन हमारे सीमित हैं। साधनों के प्रयोग, तो साधनों के प्रयोग हो जाएगा दोस्तों हमारा अभाव के कारण। चयन की समस्या का जन्म, तो चयन की समस्या का जन्म क्या है, वैकल्पिक है। आम जीवन के कारण आर्थिक क्रियाएं, ये 5वां कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं, तो आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आंकड़े कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपायों को किस रूप में जाना जाता है, तो नीतियां के रूप में जाना जाता है, तो नीतियां हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं, तो अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। नेक्स्ट है ऋणात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कैसे आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है, तो आपके ऋणात्मक आंकड़ों के साथ साथ गुणात्मक, तो गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी क्या करती है, तो आंसर लिखना है सांख्यिकी क्या करती है, कोई सा भी एक कारण, जैसे सांख्यिकी संख्यात्मक माप आंकड़ों के संचितीकरण में सहाय करती है, या आर्थिक नीति, सबसे आसान लिखना है अगर आपको तो बता सकते हैं कि आर्थिक नीति का क्या निर्माण करती है, जो सांख्यिकी होती है आर्थिक नीति का निर्माण करती है। तो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हम क्या है पहले सभी आपके जो अध्याय आने हैं उनकी वस्तुनिष्ठ में आपको बता दूंगा, फिर हम क्या क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, अगर आपका सपोर्ट रहता है तो पूरा मैं आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर दूसरा अध्याय हमारा आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण से देख लेते वस्तुनिष्ठ। निम्नलिखित में से विवर्तकृत चर है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की संख्या। निम्न श्रृंखला है, जो हमारी श्रृंखला दी है, तो इसमें आपको कौन सी श्रृंखला ये पूछा जा रहा है, तो ये हमारी जो श्रृंखला है वो समावेशी श्रृंखला है। वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, तो वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना में। सारणी के मुख्य अंग हैं, तो जो सारणी का मुख्य अंग होता है वो हो जाएगा आपका इसमें से सभी, यानी शीर्षक से टिप्पणी और सारणी संख्या, ये सभी क्या है सारणी के अंग हैं। आय चित्र हैं, तो आय चित्र दोस्तों हमारे होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विविमीय आरेख। फिर नेक्स्ट है मध्यका की गणना, या मध्यिका हो जाएगी, मध्यिका की गणना की जा सकती है, तो हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर ओजाइव वक्र से। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता, तो ये कौन आयोजन करता है, तो राइट आंसर इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा NSSO। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं, तो एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम। ओके, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो जो प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है वो सर्वेक्षण में किया जाता है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। समग्र के एक छोटे से भाग को कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, तो प्रतिदर्श। एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण डेडस वर्गीकरण कहलाता है। तो स्थान के आधार पर अगर आपका वर्गीकरण हो रहा तो वो आपका स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि जो गणनाकार है वो स्वयं क्या है आंकड़े एकत्रित करा, तो आपके प्राथमिक आंकड़े हो। नेक्स्ट डेडस विधि द्वारा समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो हो जाएगा संगणना विधि। नेक्स्ट डेडस चित्र में सभी मदों को कोणों में बदल देते हैं, तो हो जाएगा पाई डायग्राम। चित्र में है सभी मदों के कोणों में बदल देते हैं। कंप्लीट हो जाता है। सत्य सत्य देख लेते हैं। नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ता के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
वर्गीकरण सारणियन का प्रथम चरण है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। खंडित श्रृंखला में आंकड़ों को भिन्नों में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। NSSO की स्थापना 1950 में हुई, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। डंडों के मध्य असमान अंतर रहता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि समान अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ आपका असमान दिए इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सही जोड़िए। पहला हमारा अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है, तो ये देव निर्देशन पर। चरों के मूल्य खंडित श्रेणी हो जाएगा। प्रकाशित स्रोत, तो प्रकाशित स्रोत हो जाएगा दोस्तों हमारा द्वितीयक आंकड़े। आजादी के पश्चात प्रथम जनगणना, तो 1951 हो जाएगा। रेखा चित्र, तो रेखा जो चित्र हो जाएगा दोस्तों हमारा ये आपका हो जाएगा। तो रेखा चित्र दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका आवृत्ति आयत चित्र। बहुलक हो जाएगा प्रेक्षण। ओके, तो हो जाएगा आपका छठवां। फिर आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आयत चित्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप निकाली जा सकती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सी माप निकाली जाती है? बहुलक। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं, तो कितने होते हैं? 360 डिग्री अंश, यानी डिग्री पूछा है कितने डिग्री होता है, तो 360 अंश होते हैं या 360 डिग्री। सारणी में खातों के शीर्षक को क्या कहा जाता है, तो स्तंभ शीर्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी सारणी के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए। एक हो जाएगा आपका कौन से घटक हो जाएगा? सारणी की संख्या हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका स्रोत। नेक्स्ट है CSO का पूर्ण रूप लिखे, नहीं फुल फॉर्म आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट देख लेते हैं सविचार निर्देशन से आप क्या समझते हैं। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को बुद्धिमत्तापूर्ण और सुविचारित निर्णय लेने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन या सलाह या सहायता प्रदान की जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाती है वस्तु। नेक्स्ट अध्याय के देखते हैं। नेक्स्ट अध्याय हमारा दोस्तों आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इससे देख लेते हैं। तो सही विकल्प है समांतर माध्यमों के विचलन का योग सदैव बराबर होता है, तो सदैव आपका 0 होता है। सतमत्मक वितरणों को बांटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 बराबर भागों में। नेक्स्ट है यदि एक भी निर्माता यह जानना चाहता है कि बाजार किस रंग के कपड़े की मांग अधिक है, तो इसके लिए हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी होगी, तो सबसे उपयुक्त माप होगी इसका बहुलक। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मध्य का सदैव होती है, तो मध्य का सदैव क्या होती है, तो समांतर माध्य और बहुलक के बीच में। नेक्स्ट एक अच्छे औसत के गुण है, तो एक अच्छे औसत के गुण क्या है, ये इनमें सभी, यानी सरलता, स्पष्ट, स्थिर परिभाषा, निष्पेक्ष संख्या। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है समांतर माध्य का। दिए गए चर मूलतः का औसत कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हमारा माध्य। तो कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, तो उसका राइट आंसर हो दोस्तों आपका समांतर माध्य। तो नेक्स्ट है माध्य का तथा समांतर माध्य का मान ज्ञात होने पर बहुलक का परिकलन निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। तो किस सूत्र द्वारा करेंगे, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। देखिए इसमें सूत्र है आपका बहुलक बराबर हो जाएगा 3 मध्य का माइनस 2 समांतर माध्य, 3 मध्य का बराबर माइनस 2 समांतर माध्य। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ये आपको दिया हुआ है नंबर, इनका आपको अंगगणित माध्य बताना है, यानी माध्य समांतर माध्य बताना है। सिंपल होता है, जितने जो भी आपको दिए सबको जोड़ देना है, बटे क्या है उनकी संख्या, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ेंगे आप। ओके, तो 2 4 कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 में 13 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे आप तो 13 हो जाएगा, 13 में आप 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा। कितने हैं आपके आंकड़े 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6, आंसर तो हो जाएगा 6 आपका समांतर माध्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति कल्पित माध्य को डैश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, ए के द्वारा। ओके, नेक्स्ट माध्यिका की गणना के लिए मनो डैश में व्यवस्थित किया जाता है, तो किसमें आरोही या अवरोही, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या फिर दोस्तों अवरोही क्रम में। नेक्स्ट इन संख्याओं का माध्यिका
ये है कि होगा, तो मध्यिका आपको निकालनी है। तो कितनी होगी मध्यिका, यहाँ आपकी 7 निकल के आई थी। मध्यिका कितनी है 7। ओके, मध्यिका यानी मध्य का जो अंक है। ओके, जैसे डेटस केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम एवं सामान्य माप है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो समांतर माध्य। ओके, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम और सामान्य माप है, तो हो जाएगा समांतर माध्य। फिर नेक्स्ट है, यदि माध्य 12 है बहुलक 15 है तो मध्यिका का मान होगा। तो यहाँ कितना आपका मान होना चाहिए, तो जो मध्यिका आएगी आपकी 13 निकल कर आएगी। ओके, मध्यिका होगी 13। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, तो गुणात्मक माप के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है, मध्यिका। नेक्स्ट Q1 चतुर्थक प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है निम्न को, निम्न चतुर्थक प्रदर्शित करता है। समांतर माध्य में मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग सदैव डैश होता है, तो सदैव क्या होता है, 0 होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि आपका ये दिया हुआ समांतर माध्य 10 है तो x का में क्या मूल्य बताना है, तो x का जो मूल्य आएगा वो भी आपका क्या है, यहाँ आपका 10 रहने वाला है। और निकला कैसे है, तो बस आपका सिंपल है, समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा 40। ओके, 5 + 8 + 12 + 15 हो जाएगा आपका 40 प्लस x हो जाएगा। ओके, और कितने आपकी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 हो जाएगा। समांतर माध्य हमारा 10 है, सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 + x इक्वल टू हो जाएगा 10 × 5 = 50 हो जाएगा यहाँ आपका। तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 - 40 यानी x इक्वल टू आपका क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से निकलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आपका आंकड़े दिए, आंकड़ों का बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। देखिए 15 15 15 ये 15 4 और 15 यानी 15 यहाँ आपका बहुलक हो जाएगा। 7 देख लेते हैं। अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर द्वितीय का चतुर्थक Q2 का मध्यिका कहते हैं, तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा। विचलन सकारात्मक नकारात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये भी 7 हो जाएगा हमारा। ऐसे मध्यिका की गणना करने के लिए संचयी आवृत्ति निकालना आवश्यक नहीं है, तो ये आपका 7 हो जाएगा क्योंकि आवश्यक होता है। ऐसे अंकगणितीय माध्य एक स्थितीय मैन है, तो ये 5वां 200 आपका 7 हो जाएगा। ऐसे मध्यिका अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होती है, तो ये भी आपका 7 है। फिर आपका बहुलक को M0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हाँ ये आपका 7 हो जाएगा क्योंकि संकेत है आपका बहुलक का। ओके, नेक्स्ट Q3 किसको सतत श्रेणी इतने द्वारा निकाला जाता है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं दे सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा क्योंकि समान महत्व देना होगा। फिर है इसमें गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। तो पहला हमारा मध्यिका, तो ये हमारा ये हो जाएगा मध्यिका का, ये हो जाएगा पहला। समांतर माध्य का फॉर्मूला ये हो जाएगा। बहुलक का पूछा जा रहा है तो बहुलक का आपका ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्चतम आवृत्ति, तो उच्चतम आवृत्ति क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा। ओके, उच्चतम आवृत्ति है बहुलक कहते हैं हम। भारित समांतर माध्य ये हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो 5वां स्थित मान हो जाएगा आपको मध्यिका, तो हो जाएगा ये आपका 7वां। ओके, आपका 6वां होगा तो ये आपका 7वां हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति हमारा क्या हो जाएगा, किसी समंक श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है, जो आंकड़ों के सर्वेक्षण किसी एकल मान में इस प्रकार करता है कि यह एकल मान संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे, तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों का योग को उनकी संख्या से भाग देने पर हमें क्या है प्राप्त होता है। जैसे हम क्या है एक दो बार भी निकाला भी होगा, ये आपके दिए 6 7 9 11 12 का समांतर माध्य होगा, तो समांतर माध्य कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें समांतर माध्य 200 आपका 9 निकल कर आएगा। ओके, कैसे, सभी को आपको जोड़ देना। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं समांतर माध्य क्या होता है कि सभी पदों का मूल्यों का योग, तो जोड़ दीजिएगा आप, तो इनको सबको जोड़ेंगे 6 + 7 + 9 + 11 + 12 करेंगे तो आपका 45 आएगा। और कितने पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 है,
5 9 45, तो इस प्रकार से निकल आएगा। ओके, तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ सूत्र, तो ये आपका सूत्र रहने वाला है। ओके, क्या रहता है, मैं सभी इसको पहले से तैयार कर लिया है। आपका सूत्र होता है आपका x ऊपर बार सिग्मा x प्लस n। ओके, नेक्स्ट है ये फॉर्मूला आपको बताना है। गुणात्मक आंकड़ों का वर्णन करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयोग में ली जाती है? तो इसके लिए कौन सी माप उपयोग ली जाती है? तो मध्यिका ली जाती है उपयोग में। व्यक्ति श्रेणी में मध्यिका का गणना सूत्र आपको लिखना है। तो m बराबर हो जाएगा n प्लस 1 प्लस अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट है मध्यिका का एक लाभ बताइए। तो स्पष्टता, सरलता और चरम मूल्यों के प्रभाव से मुक्त गुणात्मक तथ्यों के उपयुक्त होता है। ये इसकी क्या है, लाभ हो जाएगा। फिर भूयिष्ठ को परिभाषित की, भूयिष्ठ को हम क्या बहुलक भी कहते हैं। तो क्या लिखना है, बहुलक। अब देखिए क्या है, अगर बहुलक को परिभाषित कीजिए तो आप समझ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, भूयिष्ठ यानी बहुलक होता है, बहुलक का दूसरा नाम है भूयिष्ठ। ओके, तो क्या है, भूयिष्ठ उस मूल्य को कहते हैं जो दिए हुए समूहों में क्या सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आए वो हमारा बहुलक कहलाता है, भूयिष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट, यदि माध्य तथा मध्यिका का मूल्य 20 और 24 बहुलक का मूल्य होगा तो बहुलक का मूल्य कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 32। ओके, कितना आएगा? 32। निकालते किसके लिए, कैसे निकालते? तो उसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको इसे याद रख लिया फॉर्मूला। तो बहुलक बराबर होता है आपका 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। 3 हो जाएगा मध्यिका आपका क्या था, 24 दिया हुआ है। 2 हो जाएगा समांतर माध्य आपका 20 दिया है, सोल्व करेंगे। ओके, तो 4 3 हो जाएगा 12, एक हाथ से 3 दूनी 6 7 72 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, सोल्व करेंगे 32 आएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है, फॉर्मूला याद रखिए। ओके, तो क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपकी जो पहली पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसके आपके 3 अध्याय, आपकी 3 इकाइयां थी। पहला परिचय वाला अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा है आंकड़ों का संगठन संग्रहण और प्रस्तुतिकरण, तीसरा अध्याय आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये 3 अध्याय आने थे, उनका वस्तुनिष्ठ कवर करा दिया। अब हमारा जो दूसरी बुक है, ओके, उसमें विकास नीतियों और अनुभव और आर्थिक सुधार। ओके, तो ये 2 आपकी इकाई आनी है, तो उनका हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ देख लेंगे। और वस्तुनिष्ठ कवर करने के बाद हम क्या है क्वेश्चन आंसर आप कहेंगे तो हम क्या है आगे क्वेश्चन आंसर ही बता दूंगा। तो कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या है एक क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए है। ओके, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से दोस्तों आपको क्या है तैयार करते जाना है, तो गारंटी के साथ दोस्तों आप त्रैमासिक परीक्षा में एकदम तबाही मचा देंगे और पूरा क्वेश्चन इसी से आपके रहने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ के तैयार करते जाना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।